नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र देवमिर्जा आप लोगों के सामने व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स का विषय थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग साधन कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, यह लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। इस विषय पर पीपीटी के माध्यम से जानकारी साझा करने आया हूँ। यह विषय बीबीए, बीकॉम एवं एमकॉम तीनों वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में साधनों का अर्थ, उनका कीमत किस प्रकार निर्धारित किया जाता है तथा सीमांत उत्पादकता का नियम एवं उत्पादकों की मांग एवं पूर्ति के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं साधन कीमत का अर्थ एवं परिभाषा से। फैक्टर प्राइसिंग मीनिंग एंड डिफिनेशन। फैक्टर प्राइसिंग इज associated with the prices that an entrepreneur pay to avail the services rendered by the factors of production. For example, an entrepreneur need to pay wages to labor, rent for availing land, and interest for capital so that she can earn maximum profit. These factors of production directly affect the production process of an organization. अर्थात वितरण का सिद्धांत या साधन कीमत सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि जिन चीज़ों से हम उत्पादन करते हैं उनकी कीमत किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। जिन चीज़ों से हम निर्धारित करते हैं उनका कीमत किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। जैसे भूस्वामी अपना भूमि देता है, भूमि के लिए वो रेंट या किराया वसूल करता है। श्रमिक मेहनत करता है, उसको उसके बदले वेज या श्रम मिलता है। पूंजीपति अपना पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है, उसके बदले उसको ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब जो किराया है, इंटरेस्ट है, ब्याज है, इसका किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है हम वितरण का सिद्धांत या साधन कीमत सिद्धांत से जानते हैं। The theory of factor pricing is concerned with the principles according to which the price of each factor of production is determined and distributed. यह सिद्धांत यह कहता है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी साधन कीमत, जितने भी वितरण के साधन हैं या साधन हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू Professor Chapman has defined the economics of distribution account for the sharing of wealth produced by a community among the agent or the owner of the agent which have been active in its production. इसका अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण का सिद्धांत है वो साधन की कीमतों को निर्धारित करने में उनके भूस्वामियों की मदद करता है कि उनकी कीमत क्या हो जाएगी, कितना होगा साधनों का। उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, ऑल वेल्थ दैट इज क्रिएटेड इन सोसाइटी फाइंड इट्स वे टू द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल्स थ्रू सर्टेन चैनल्स और सोर्स ऑफ इनकम। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात समाज में जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उससे हम क्या करते हैं, वस्तु उत्पादित करते हैं, अंतिम वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो जो जितने भी साधन हैं उनका उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से उनसे आय प्राप्त होता है बाकी वस्तुओं को बनाकर, ये इस फैक्टर प्राइसिंग या वितरण का सिद्धांत से हम जानते हैं। टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, जो वितरण सिद्धांत है उसके दो प्रकार हैं। द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन में भी आइदर फंक्शनल और पर्सनल, या वो फंक्शनल हो सकता है क्रियात्मक, या वो व्यक्तिगत हो सकता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमोंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, व्यक्तिगत वितरण है, वो व्यक्तियों को होता है। जैसे नेशनल इनकम में किसी व्यक्ति का कितना आय होगा, किसी को कितना मजदूरी मिलेगा, कितना किसी को इनकम होगा, ये देखा जाता है। Personal distribution is concerned with the distribution of income among different individuals. It is associated with the amount of income generated, not with the source of income. ये दर्शाता है कि लोगों को कितना आय प्राप्त हुआ। ये नहीं, इसमें व्यक्तिगत जो वितरण, इसमें ये नहीं बताया जाता कि व्यक्तियों का सोर्स क्या है, इसमें ये उनको जो इतनी मिलने वाली आय है उसके बारे में बताया जाता है। उसी प्रकार से फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रियात्मक वितरण। On the other hand, the functional distribution is concerned with the remuneration paid to various factors of production
इन एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रियात्मक वितरण, इसमें यह बताया जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कितना उसका कीमत है, उनको कितना मेहनताना या उसके जो वो उत्पादन करते हैं उसके बदले उनको कितना उनका क्या बोलते हैं कीमत निर्धारित किया जाता है, उनको कितना मिलता है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इज associated with the distribution of income among different factors of production as per their function। जो विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनको उनकी मेहनत के आधार पर कितना वेतन या कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए यह निर्धारित इसमें करते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर पेड in the form of rent, wages, interest, profit and salary. Thus the theory of functional distribution is called the theory of factor pricing। इसी प्रकार से जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रियात्मक वितरण है, यही आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या वितरण का सिद्धांत या साधन कीमत सिद्धांत कहलाते हैं, जिसमें हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का कितना कीमत होना चाहिए और उसको हम कीमत किस रूप में देते हैं, वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट लॉस के रूप में उसको देते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये क्या होता है? अंडर द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिसाइडेड। जो वितरण का सिद्धांत या साधन कीमत सिद्धांत, इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कीमत का निर्धारण किया जाता है। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एक्सप्लेन द कॉस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम एवरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी ये जो थ्योरी है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, इससे ये देखा जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनसे इनका कितना कॉस्ट होगा, इनकी लागत कितनी आएगी। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आल्सो कॉल्ड जनरल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिसाइड द फैक्टर कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ वेज, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। ये सामान्य वितरण का सिद्धांत भी कहलाता है, जिसपे ये निर्धारित किया जाता है कि वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, किराया, श्रम, ब्याज, इन लोग का कितना कॉस्ट होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी refers to when all other factors are become fixed and increasing only one factors of production, the change in total production is referred to marginal production of factors। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत उसी प्रकार से निर्भर है जिस प्रकार से सामान्य सीमांत उत्पादकता नियम है। जैसे हम बाकी सभी चीज़ों को फिक्स रखकर अगर एक चीज़ को इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में कितना अंतर आता है। बाकी सभी चीज़ें फिक्स रहेगी और एक चीज़ें क्या रहेंगी, वेरिएबल रहेंगी, और उसमें हम जितने चेंजेस करते जाएंगे उसके आधार पर टोटल प्रोडक्शन में कितना अंतर आएगा, ये क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहलाता है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू चेंज और इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन इन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है यह सीमांत भौतिक उत्पादकता हमें ये बताता है कि भौतिक रूप से या क्वांटिटी में कितनी बाकी चीज़ों को फिक्स रखकर एक चीज़ों को चेंज करने पर हमारा टोटल उत्पादन कितना आता है, भौतिक उत्पादन क्वांटिटी में कितना परिवर्तन आता है, ये हमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बताता है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी MRP refers to change or increase in income और रुपीस बाई इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, हमें सभी चीज़ों को फिक्स रखकर एक वेरिएबल में अगर हम क्या बोलते हैं चेंज लाते हैं तो पूरे टोटल प्रोडक्शन में कितना अंतर आएगा, किसमें, रुपयों में, तो हमको ये रुपये में पता था मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और MRP का मल्टीप्लिकेशन है कि एक हम जो क्वांटिटी में देख रहे थे और एक हम रुपीज़ में देख रहे थे, तो दोनों में कितना अंतर आएगा, किसी बाकी सभी चीज़ों को फिक्स रखकर एक चीज़ में चेंज करने पर, ये हमें बताता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीमांत उत्पादकता का नया जो सिद्धांत है या मॉडर्न सिद्धांत है वो क्या कहता है, modern theory of distribution say that like the price of any commodity decided by the force of demand and supply, the price for factor of production also decide on the same manner। जैसे किसी वस्तु के लिए कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की तरह होता है, उसी प्रकार से जो मॉडर्न वितरण का मॉडर्न सिद्धांत है वो ये कहता है कि इसमें भी
जो आपका भूमि, भवन, मशीन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ब्याज, ये सब के निर्धारण में भी डिमांड और सप्लाई की तरह डिमांड और सप्लाई का जो प्रिंसिपल है वो कार्य करता है. देयर आर सम डिफरेंस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रिवार्ड ऑफ द फैक्टर्स आर आल्सो डिफरेंट. इसमें एक जैसे तो है लेकिन कुछ अंतर है. एक तो वस्तुओं के कीमत का निर्धारण करने में, उसके मांग और पूर्ति में, और साधनों की कीमत और मांग और पूर्ति में अंतर है. द कंज्यूमर हैव डायरेक्ट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. ऑन द other hand, factors have derived demand, means demand of the factors are decided by the capacity of the factors to produce goods or services. जो कंज्यूमेबल गुड्स है, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उसका कीमत निर्धारण क्या होती है, उसकी डायरेक्ट डिमांड होते हैं. डायरेक्ट डिमांड अर्थात उसकी क्या वो उसकी कीमत क्या है, मतलब कंज्यूमर अपने लिए क्या करता है, वो उसको जो चाहिए होता है उसकी डिमांड करता है. लेकिन जो साधन का या वितरण का जो डिमांड है, साधनों का जो मांग है, वो उसके डिराइव्ड डिमांड है. अर्थात ये जो साधन कितना उत्पादन कर पाते हैं इसके आधार पर इनकी मांग रहती है. अगर ये ज़्यादा उत्पादकता देंगे तो ज़्यादा डिमांड रहेगा, कम उत्पादकता देंगे तो कम डिमांड रहेगा. The supply of product depend on production cost. On the other hand, the supply of factors of production depend on opportunity cost. जो वस्तुएं होती है, सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं, उसका जो पूर्ति है वो किसके ऊपर निर्धारित करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, उत्पादन लागत के ऊपर निर्भर करते हैं. और उसी प्रकार से जो हमारे साधन होते हैं, साधन का जो कीमत है उसका पूर्ति किसके आधार पर करता है, अपॉर्चुनिटी कास्ट की. एक साधन की अपॉर्चुनिटी कास्ट कितना है, वो कितना हमको ज़्यादा दे सकता है. हम जितना एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आएगा साधनों से. ये हमें क्या करता है, साधन के बारे में बताता है, उसकी कॉस्ट के बारे में. द सोशल एंड ह्यूमन एलिमेंट आल्सो वर्क वाइल टेकिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू कंसिडरेशन. हम जो क्या बोलते हैं उपभोक्ता वस्तु है उसमें सोशल कॉस्ट या ह्यूमन एलिमेंट नहीं देखते, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो साधन की कीमत होती है उसमें देखते हैं सोशल एंड ह्यूमन एलिमेंट. Marginal physical productivity (MPP). The change in total output is one additional unit of input is added to production. In other words, it explains the how many additional units be produced by adding one unit of input like material, labor and overhead. Marginal physical productivity सीमांत भौतिक उत्पाद, जैसे हम इसमें देखे थे पहले भी, ये बताता है कि अगर एक बाकी सभी चीज़ों को फिक्स रखने पर एक चीज़ में अगर वृद्धि किया जाए एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन में क्या अंतर आता है. द MPP कर्व मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ये हमारे जो इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं, इन दोनों में उसका जो संबंध होता है ये दर्शाता है. इफ द MP इज इंक्रीजिंग, नो नॉट इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इनपुट विल कंट्रीब्यूट मोर टू द टोटल आउटपुट देन द लास्ट यूनिट. जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है MPP, इसमें पहले इंक्रीजिंग रिटर्न रहता है, फिर डिमिनाइजिंग रिटर्न लागू होता है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न भी चालू होते हैं. जैसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये हमारे MPP का ग्राफ है. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में पहले क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न, ए से एम तक पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. फिर हाईएस्ट लेवल आया है एम के पास, एम और एन जो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स है, तो वहाँ से फिर डिमिनाइजिंग रिटर्न भी लागू हो गया है. तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में पहले इंक्रीजिंग रिटर्न बढ़ते हुए, जैसे हम देख रहे हैं ए से एम तक, उसके बाद कुछ लेवल पर ये कांस्टेंट हो गया है तो डिमिनाइजिंग रिटर्न, उसके बाद ये नीचे आना चालू कर दिया. एक लेवल ऐसे भी आता है जब MPP नेगेटिव हो जाता है. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, साधनों की मांग एवं पूर्ति. The equilibrium price of the factor's cost is the market price where the quantity of goods supplied is equal to the goods demanded. जो हमारे साधन होते हैं जैसे लैंड, भूमि, इंटरेस्ट, पूंजी, साहस, उसकी मांग और पूर्ति किस पर निर्धारित करती है, किस पर निर्धारित होता है, मांग और पूर्ति पर निर्धारित होता है. और वो मांग और पूर्ति कैसे निर्धारित होता है, दिस इज द पॉइंट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इन द मार्केट इंटरसेक्ट, मीन्स डिमांड फॉर द फैक्टर्स एंड सप्लाई फॉर फैक्टर्स बिकम इक्वल. तो डिमांड और सप्लाई जो फैक्टर्स है वो इक्वल कहाँ होते हैं, जहाँ पर दोनों मिलते हैं. द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज एज प्राइस इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. सप्लाई का जो सिद्धांत होता है ना, जो पूर्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जैसे
इसमें हम आगे देखेंगे कि जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा उस प्रकार से इसकी पूर्ति भी बढ़ रही है। जो फैक्टर्स है साधन है उनका सप्लाई भी बढ़ रहा है। और डिमांड किस प्रकार से है, डिमांड में हम देखेंगे कि जैसे जैसे कीमत कम होते जा रहे हैं इसका जो मांग है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो डिमांड और सप्लाई में अपोजिट वो होता है संबंध, उसी प्रकार से इसका कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ता है किसमें, सप्लाई वाले में। और जो डिमांड कर्व में है उसमें क्या होता है, कीमत बढ़ने पर मांग घटता है और कीमत कम होने पर ज़्यादा बढ़ता है। इक्विलिब्रियम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम यहाँ पर देखते हैं अब कि जो फैक्टर्स होते हैं साधन होते हैं वो कब इक्विलिब्रियम हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए सप्लाई का ग्राफ है, ये जो एस यहाँ एस है सप्लाई का ग्राफ है और यहाँ पर डिमांड है वो डिमांड का ग्राफ है। तो साधनों की मांग और साधनों की पूर्ति, साधनों की मांग और साधनों की पूर्ति, ये यहाँ से देखिए E1 से E2 से अधिक ऊपर हो गया तो एक्सेस सप्लाई हो गया। E3 E4 से अगर कम हो रहा है तो एक्सेस डिमांड हो रहा है। और इन दोनों के बीच क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस P और N के बीच है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो साधन है उसकी मांग और पूर्ति बराबर मानी जाएगी, क्योंकि ये मॉडर्न थ्योरी ये कहता है कि जो सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से साधन में भी मांग और पूर्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसी प्रकार से इनका कीमत निर्धारण होता है। तो यहीं के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।